नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये सीरीज़ है जिसके अंतर्गत मैं आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, उनके क्या नुकसान हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, प्रमुख बांध उनके बारे में एक साथ हम आपको बता देंगे। इस वीडियो में जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से बांध हैं, किस राज्य में है और किस नदी पर है। ये में हम आने वाले वीडियो में बात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये याद रखिएगा, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी योजना का विकास यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इस परियोजना के तहत कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने बांध बनाए गए, 8 बनाए गए। कौन कौन से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिए। तिलैया है, कोनार है, मैथान है, पंचेत पहाड़ी है, बोकारो है, बरमो है, दुर्गापुर है, अय्यर है। इसके बाद हम देखेंगे इस परियोजना में जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक तरीके से कह सकते हैं, फैक्ट में आपसे इससे प्रश्न आ सकते हैं कि इस तरीके के कि यहाँ पर जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है, सही है या गलत है। इस परियोजना से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड यह परियोजना फैली हुई है। इस परियोजना को भारत की नदी घाटी परियोजना का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। ये एक फैक्ट है, इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा देखेंगे, इस परियोजना से बोकारो स्टील प्लांट, धनबाद कोयला क्षेत्र और आसनसोल जैसे औद्योगिक केंद्रों को ऊर्जा और पानी की आपूर्ति भी होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। इस परियोजना ने दामोदर नदी की बाढ़ की आवृत्ति में 75% की कमी आई है। इस परियोजना से होगा यहाँ पे, इस परियोजना से दामोदर नदी में बाढ़ की आवृत्ति में 75% की कमी आई है। यह परियोजना 1948 में शुरू की गई थी और इसी के अंतर्गत जो तिलैया बांध है वो बराकर नदी पे, हालांकि इसके बारे में आगे बताएंगे। ये आप मैप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मैप है। अब मैप के अंतर्गत आप देख लीजिए, ये जो मुख्य नदी है ये हुगली है। आप जाने दामोदर उसकी सहायक नदी है, तो ये हो गई दामोदर नदी। अब इसी की सहायक नदी बराकर नदी है। और यहाँ पर देखिए तो कोनार बांध है, तेनू घाट, इस तरीके से मतलब यहाँ पर बने हुए हैं। दामोदर मैथन हो गया, और इस मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों पर ये पूरी परियोजना जो है वो चल रही है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये मैप वगैरह आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर आप रैंडमली देख लीजिएगा। एक प्रश्न आता है इससे रिलेटेड कि जो हुगली की सहायक नदी दामोदर है और बराकर जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। क्या आखिर भाखड़ा नांगल परियोजना, यह परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। ये कहाँ कहाँ पर, सतलज नदी पर ये नदी, ये परियोजना बनाई गई है। देश की सबसे बड़ी परियोजना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली लाभान्वित होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी नदी तल से 226 मीटर की ऊंचाई है। एवं दूसरा सब मतलब कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर देखेंगे तो ये है, और उसका दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस बांध का निर्माण 1963 में किया गया था एवं बांध के पीछे निर्मित झील का नाम गोविंद सागर है। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत जहाँ पर लग जाएगा वो यूपी में हो जाएगा, और गोविंद सागर कहाँ पर है वो अब बात करेंगे तो वो इसी भाखड़ा नांगल परियोजना में, मतलब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। भाखड़ा बांध एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है एवं नांगल बांध एक बैराज के रूप में काम करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक बैराज के रूप में भाखड़ा बांध एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, और जो नांगल है वो बैराज के रूप में काम करता है। इस परियोजना ने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप जान रहे हैं हरित क्रांति में पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हुआ, या कहें उस क्षेत्र में परियोजना काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। उसमें इस बांध का भी काफ़ी योगदान रहा है कि इसने सिंचाई वगैरह के लिए जल वगैरह मुहैया कराया है, इस वजह से। बाकी हम देखेंगे तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि नांगल बांध जो है वो 13 किलोमीटर दूर पंजाब में स्थित है। भाखड़ा परियोजना को सबसे बड़ा संकट, जो अगर जब बात करेंगे कि इस परियोजना को सबसे बड़ा संकट किससे है, तो इसमें जो जलाशय है उसमें तेजी से रेत का जमाव हो रहा है, उससे है। तो आप इसकी लोकेशन वगैरह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ पर ये बांध बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है ये सतलज नदी है, और सतलज नदी ये आप देख रहे हैं सतलज नदी है। और सतलज नदी के इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ये दिख रहा है भाखड़ा और नीचे की तरफ दिख रहा है नांगल बांध।
और पीछे की तरफ जो झील है इसका मैं थोड़ा आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बात करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपको इससे परीक्षा में मिलेंगे, तो इसलिए इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये आप देख रहे हैं ये भाखड़ा, और उसी के नीचे है ये नांगल, और ये जो आप देख रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत नागर। बाकी पोंग डैम और ये सब इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सी किस नदी पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए ये नदी ही आगे चल करके चली जाती है इस तरीके से, ये याद रखिएगा, परीक्षा में से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देखने को मिलेगा कि इसके बाद की जो परियोजना है वो हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना की बात करेंगे तो यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध 4,801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी है 61 मीटर, और चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी, 4,801 मीटर, ये भी मीटर में ही है। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो 4,801 मीटर है, जो सबसे लंबा है, मतलब किसी लंबाई में देखेंगे तो इस तरीके से, ऊंचा नहीं है, लंबा सबसे बड़ा है। गाद के जमाव से इस बांध की जलधारण क्षमता में कमी आई है। अब जानी नहीं कि जो बांधों की समस्याओं में मैंने बताया था कि जो गाद वगैरह का जमाव हो जाता है वो इन बांधों की सबसे बड़ी समस्या है, तो याद रखिएगा। इसका निर्माण कार्य जो था वो 1948 में शुरू हुआ था। 1900 कब शुरू हुआ था, 1948 में शुरू हुआ था, और 1957 में इसका उद्घाटन किया गया। इस बांध के निर्माण से पूर्व महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती थी, लेकिन आज के टाइम पे भी देखेंगे तो ये बांध जो है इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो हम आगे इसके बारे में बताएंगे। बांध के पास ईब महानदी और देव नदियों का संगम होता है। ईब महानदी और देव, ईब महानदी और देव तीन नदियां हैं। कौन कौन सी, ईब है, महानदी है, और देव है। याद रखिएगा, प्रश्न इससे मिल सकता है। तीन नदियों के संगम पर ये बांध। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, एक सबसे पहले आप जानते हैं कि उड़ीसा में है, दूसरा सबसे लंबा है। अब इसमें हुआ क्या है कि गाद के जमाव की वजह से क्या हुआ है कि इस बांध की जो जल धारण क्षमता है कमी आई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज के टाइम पे देखेंगे तो बाढ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसमें आने लगी हैं, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए किसी, ये मान लीजिए कोई एक डैम है, इसकी ये क्या गहराई है, इसमें पूरा क्या जल भरा रहता था। लेकिन हुआ क्या कि इसके नीचे की तलहटी में क्या हुआ, गाद का जमाव हो गया, गाद का। पहले मान लीजिए कोई एक, इसमें मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि मान लीजिए 100 लीटर पानी आता था, लेकिन आगे चल करके जब इसमें गाद का जमा हो गया, नीचे रेत डाल दी गई, तो इसमें पानी आने लगा 70। तो बाकी का जो 30 लीटर पानी वो क्या जाएगा, आसपास के क्षेत्र में फैलेगा, और आसपास के क्षेत्र में क्या करेगा, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप एक अपने घर में ही एक बर्तन लीजिए, उसमें अगर जो 1 लीटर पानी आता है, लेकिन अगर जो नीचे की तरफ अगर जो आप रेत डाल देंगे तो पानी का एरिया कम हो जाएगा, मतलब पानी कम आएगा, और बाकी का पानी बाहर बहने लगेगा। जो आप उसमें 1 लीटर डालेंगे तो पानी तो उतना ही आ रहा है, लेकिन गाद के जमाव की वजह से जो पानी है वो आसपास के क्षेत्रों में बह जा रहा है, तो धारण करने की क्षमता जो है वो कम हो जा रही है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर जो हम बात करेंगे तो रिहंत बांध परियोजना है। इस बांध को सोन की सहायक नदी रिहंत पर बनाया गया है। ये यूपी में है, याद रखिएगा, रिहंत बांध बनाया गया है। अब इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिपरी सोनभद्र में। ये यूपी के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांध के भीतरी भाग के निरीक्षण एवं सफाई के लिए निर्मित 4 सुरंगें इसकी प्रमुख विशेषता है। तो प्रश्न आ सकता है कि किस बांध में 4 सुरंगें हैं, तो रिहंत बांध परियोजना में है। बांध के नीचे ओबरा में अगर हम बात करेंगे तो इसमें बांध के नीचे ओबरा में क्या है, बांध के नीचे ओबरा में एक 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह स्थापित है, जिससे जो बिजली निर्मित होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है चुर्क में, चुर्क डल्ला खजुराहो के सीमेंट में, नैनी के टायर ट्यूब उद्योगों में, गोरखपुर के, और नैनी के टायर ट्यूब उद्योगों में तो होता ही है, और गोरखपुर के उर्वरक उद्योगों में भी इसकी जो है सप्लाई वगैरह दी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न आ सकता है। तो नैनी के टायर ट्यूब, गोरखपुर के उर्वरक उद्योगों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक याद रखिएगा, गोरखपुर के साथ साथ यहाँ पर क्या है, फूलपुर भी है। गोरखपुर नैनी के टायर ट्यूब, गोरख और जो फूलपुर के
और गोरखपुर के उर्वरक उद्योगों में इसका जो है ये यूज वगैरह किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकता है। मुख्य नदी आप देख रहे हैं, आप इसमें इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कौन सी नदी है, ये जो नदी जा रही है गंगा नदी। गंगा की सहायक नदी है सोन। कौन सी है? गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। ये जो देख रहे हैं सोन नदी है। अब इसी की सहायक नदी जो देख रहे हैं वो है रिहंद। कौन सी? ये जो आप देख रहे हैं ये है रिहंद नदी। मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाता हूँ कलर, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है रिहंद नदी। और जो ये देख रहे हैं ये है सोन नदी। और रिहंद पे ही क्या है कि ये गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, रिहंद नदी पर ही। याद रखिएगा, जो इस पे रिहंद बांध उसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये पटना के पास में मिल जाती है। इसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी आती है जिसको बोलते हैं गंडक। गंडक यहाँ पर आती है, तो इसीलिए पटना को पुराने टाइप पे पाटलिपुत्र और जलदुर्ग बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर लगभग थोड़ा सा पहले पटना के 3 नदियाँ यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी रिहंद नदी तो आप जान ही रहे हैं, मैंने बता दिया रिहंद बांध परियोजना के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद हम देखेंगे तो कोसी परियोजना आएगी। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। आज के टाइम पे भी देखेंगे तो बाढ़ जब बिहार में आती है तो कोसी नदी में आ ही जाती है। कोसी परियोजना की शुरुआत जो है वो बिहार और नेपाल के बीच समझौते के तहत हुई थी। बिहार और नेपाल में क्या हुआ? समझौता हुआ, उसके तहत बिहार मतलब भारत की तरफ से, बिहार जो था भारत और ये हो गया नेपाल। इसके अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर में कोसी नदी पर एक बैराज तथा बाढ़ नियंत्रण दोनों किनारों के सारे 270 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाए गए। होता क्या, मान लीजिए जैसे कोई ये नदी बह रही है, ये मान लीजिए कोई नदी बह रही है। नदी के क्या होता है कि, एक मिनट रुकिए जरा से, मान लीजिए जैसे क्या है ये कोई नदी बह रही है। नदी के किनारे क्या होता है, जब जलस्तर बढ़ता है तो आसपास के क्षेत्रों में पानी फैलता है। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम तटबंध बना दिया गया है यहाँ पर कंक्रीट का। अब इस तटबंध के सहारे क्या हो रहा है, पानी नदी में ही जा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ऊंचे तटबंध रोक देता है पानी को। तो इस योजना के तहत एक बैराज को बना दिया गया है, नहरें वगैरह निकाल दी गई हैं। और उसके साथ में हम देखेंगे तो इसमें एक 270 किलोमीटर लंबा जो है वो तटबंध बना दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कोसी परियोजना के तहत ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, प्रश्न इससे आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रमुख बांधों के बारे में। प्रमुख बांध हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बांध स्थित हैं, और उनमें कौन कौन सी राज्यों में है और कौन किस नदी पर है। इस तरीके से प्रश्न आपको मिलाने के लिए आएंगे। इंपॉर्टेंट जितने थे बता दिए, हालांकि अभी और भी इम्पोर्टेंट है, वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उनसे जो है वो मुख्य रूप से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, ये आते हैं प्रश्न। तो उसके बारे में आने वाले वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और आने वाले समय में जैसे ही नेक्स्ट बांध का वीडियो आएगा उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाह का वीडियो जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद हम कुछ वीडियोस वाइट बोर्ड पर भी लेकर के आएंगे, क्योंकि एक कमेंट लोग कर रहे थे, किया था कि मज़ा वाइट बोर्ड पे ही आता है। हालांकि मज़ा मुझे भी वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाने में आता है। इस तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ चैप्टर जो होते हैं फैक्ट बेस होते हैं, उनमें क्या होता है कि फैक्टों का संग्रह ज़्यादा होता है, और जब फैक्ट ज़्यादा होते हैं तो उनको सारे फैक्टों को एक साथ आप वाइट बोर्ड पर नहीं, क्योंकि वाइट बोर्ड पर जगह सीमित होती है, उसमें समझाना भी होता है, फैक्ट उस पर ज़्यादा लिखे नहीं जाते हैं जा सकते। इस वजह से क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है कि परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाते हैं और वो लोगों से छूट जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि मैं फैक्टों का संग्रह भी लेकर के आया हूँ, ताकि आप उन फैक्ट को अच्छे से तैयार कर सकें। बाकी ये सब जो चैप्टर हैं इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, सब पूरे फैक्ट बेस हैं, आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी आप मैप में जब बताएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आने वाले वीडियोज में जैसे अभी खनिज की पेटियाँ वगैरह हैं, खनिज को जब समझाएंगे तो उसको आपको फैक्ट बेस है, फैक्ट बेस जो नहीं होगा उसको हम व्हाइट बोर्ड पर ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।